क्लास 8 का सुपर रैपिड रिवीजन और आज हम पढ़ रहे हैं व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। दोस्तों हमारी हिस्ट्री बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम 1857 रिवोल्ट, मंगल पांडे की कहानी और ये सारी मजेदार कहानियां पढ़ते हैं। आइए मात्र 15 मिनट में इस चैप्टर का सब कुछ रिवाइज करते हैं, इंक्लूडिंग योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। लेट स्टार्ट। मैं हूं आपका आदि भैया एंड चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमें दोस्तों चैप्टर में ये समझना होगा कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं ये वो समय है जिस समय भारत के लोग अंग्रेजों से बेहद परेशान थे। मतलब अंग्रेज अब अपने टॉर्चर करने की चरम सीमा पर आ चुके थे। अब वो सबको परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिसीज एंड द पीपल, द इंपैक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज। ठीक है, तो पॉलिसीज एंड द पीपल में सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो नवाब थे, जो भाई साहब टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हुए थे भारत के, इनकी कैसे हालत खराब कर दी अंग्रेजों ने। जरा देखिए भैया, सबसे पहले इनकी जो पावर थी, इनकी जो अथॉरिटी थी, अब वो जाती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज हर सभा में अपना एक व्यक्ति, अपना एक ऑफिसर बिठा दे रहे थे और इसको कह दिया क्या, ये तो रेसिडेंट है, ये क्या करेगा, संबंध बढ़ाएगा किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और उस राज्य के बीच में। ऐसे कह के एक व्यक्ति बिठा दिया जो हर चीज की देखरेख कर रहा है। इनकी जो टोटल अथॉरिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इनके पास अपनी आर्मी रखने की ही पावर नहीं बची। याद है ना, सब्सिडरी अलायंस। अब तो आर्मी भी इन्हें उधार में लेनी पड़ रही थी, पैसे देने पड़ रहे थे। उसके ऊपर से जब अवध का 1857 में जब वाजिद अली शाह जो बंगाल के नवाब थे, उनको मारी लात अंग्रेजों ने और उनकी जगह वो आ गए खुद, तो ये बात लोगों को बहुत खराब, बहुत नाराज कर गई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जैसे कि नवाब, रानी, महारानी, इन्होंने ट्राई तो करा कि अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट कर ले, भाई हम तो बड़े लोग हैं। जैसे कि देखो, जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनके जो हस्बैंड थे गंगाधर राव नेवलकर, ये झांसी के महाराज थे, इनकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि इनकी डेथ हो गई और इनका कोई अपना बेटा नहीं था, तो झांसी की रानी का जो अडॉप्टेड बेटा था, इन्होंने कहा इसको राजा बना देना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा नाजीरा हम नहीं कर रहे। इसी तरीके के थे नाना साहिब। भाई नाना साहिब जो थे अडॉप्टेड बेटे थे पेशवा बाजीराव टू के, तो इन्होंने कहा भाई मैं इतने बड़े आदमी का बेटा हूं, उनको पेंशन मिलती थी, मुझको भी दो। अंग्रेजों ने कहा चल वे, किसी को पेंशन नहीं देंगे। तो हुआ क्या, बुरी तरह सबकी बातें मना कर दी गई। इसके अलावा मुगल डायनेस्टी पूरी तरह डिमिनिश हो रही थी। जो भैया बहादुर शाह जफर थे, इनको घोषित कर दिया आप आखिरी राजा, आपके बाद कोई राजा नहीं बनेगा, चलो जाओ। और सिक्कों पे नाम चलते थे, वो नाम भी हटा दिए गए। अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेज जो कर रहे थे ये सिर्फ बड़े लोगों के साथ, भैया गरीबों की तो और बुरी हालत थी, आम लोगों की। देखो तो पीजेंट्स एंड सिपॉइज की बात करते हैं ना, जो पीजेंट थे और सिपॉइज थी, उनकी क्या हालत थी भाई। उनपे जबरदस्त टैक्स लगा रखा था। मनी लेंडर्स उनको लोन देते थे और लोन के बदले में बहुत हाई टैक्स लगाते थे। पीजेंट के ग्रीवियांसेस बहुत सारे थे, लोग बेचारे परेशान थे, उनसे जबरदस्ती एक तरीके की क्रॉप उगवाई जाती थी। इसके अलावा जो सिपाही थे उनकी अलग टेंशन थी, उनको सैलरी कम मिलती थी, पुअर कंडीशन थी सर्विस की, और सबसे बड़ा डर, उनको बोला जाता था कि आप भैया विदेश जाओ, हमारे लिए लड़ो बर्मा में, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, ब्रिटिशर्स इंडिया को भेज रहे हैं कि जाओ बर्मा में लड़ो। अब इंडिया में एक धर्म की बात थी कि अगर आपने सी क्रॉस करा तो आपका धर्म पीछे रह जाएगा, तो इसलिए लोग मना करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या बदतमीजी करी, इन्होंने एक नई 1856 में एक नया लॉ लाया। ये लॉ कहता था कि अब कोई भी व्यक्ति जो आर्मी में आएगा, उसको चाहे इंडिया चाहे विदेश, हम जहां बोलेंगे उसको वहां जाके हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात से लोग बहुत नाराज थे। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज थी हमारे हिंदू रिफॉर्म्स। तो दोस्तों हमारे हिंदू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, मैं मानता हूं उस समय वो गलत रहे होंगे, ठीक है, कुछ गलत थे, लेकिन अंग्रेजों ने गलती क्या करी, अंग्रेजों ने उनको अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने सती प्रथा को बैन लगा दिया, विडो रीमैरिज को बैन लगा दिया, अच्छी बात, अच्छा काम करा। लेकिन अब लोगों को क्या डर लग रहा था कि भाई अभी तक तो ये पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर कर रहे थे, अब तो ये हमारे धर्म में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो लोग और नाराज होने लगे। कुछ इसी तरीके से देखो इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने लगे, और मिशनरीज आपको पता है जो लोगों को कन्वर्ट करती थी, है ना, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देती थी। जब लोगों ने, अंग्रेजों ने ऐसे लॉज पास कर दिए जो कन्वर्जन को इजी बना रहे थे। 1850 में एक लॉ आया, जो लॉ कहता था कि अब क्रिश्चियनिटी में बदलना बहुत आसान है, कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में बदल जाओगे तो आपके पैटर्नल, जो आपके एंसेस्टर्स की जमीन है, वो आप आराम से इनहेरिट कर सकते हो। इसके बाद लोग एकदम नाराज हो गए, एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए कि भैया ये तो बहुत गलत बात है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यही बात जानने के लिए हमारी इस एनसीईआरटी की बुक में लोगों की एक्चुअल स्टोरीज बताई गई हैं। जैसे कि विष्णु गॉडसे साहब थे,
इन्होंने किताब लिखी। तो उन किताब में इन्होंने बताया कि एक बार ये पैदल पैदल जा रहे थे, इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला आर्मी वाला। उसने ने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने एक 84 रूल्स की पूरी लिस्ट निकाली है जो वो लाने वाले हैं, जिसमें हमारे धर्म को पूरी तरह खत्म, विनाश कर दिया जाएगा। इस वजह से अब जो आर्मी है 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्ट करने वाली है। तो इसकी खबर लोगों को सुनाई देने लगी थी पहले ही। दूसरा है द सूबेदार सीताराम पांडे का मेमोर। तो ये सूबेदार सीताराम पांडे जो है, इन्होंने 40 साल ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार की नौकरी करी। तो इन्होंने अपनी जो मेमोर मतलब अपनी यादें जो थी वो लिखी। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो सिपाहीज थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि कैसे एक नई बंदूक आई थी, जिस बंदूक पे ये माना गया, लोगों ने कहा कि इस पे जो खाल है ऊपर लगी हुई, ये किसके बनी है, ये गाय, काऊ और पिग, सुअर के फैट से बनी है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए बहुत हर्टफुल है। इसके बाद ये दंगे भड़के और 1857 का रिवोल्ट जन्म लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है एक म्यूटिनी की। म्यूटिनी क्या होता है दोस्तों? म्यूटिनी यानी कि जब सोल्जर्स, कुछ सिपाही मिलकर विद्रोह करते हैं, उसे कहते हैं म्यूटिनी। और रिवोल्ट मतलब एक अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। तो एक छोटी सी म्यूटिनी बन जाएगी एक बहुत बड़ा विद्रोह। कैसे बनेगी देखें। देखो 8 अप्रैल को क्या होता है, 1857 में मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो बैरकपुर बंगाल में पोस्टेड था, उसने मना किया। उसने कहा भैया मैं ये जो आप बंदूकें लगा रहे हो ना, जिसमें गाय का फैट है, ये मैं यूज नहीं करूंगा, मेरा धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने कहा अच्छा भैया एक काम करो, इसको फांसी पे चढ़ा दो। और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद मई में ये मेरठ में कुछ सिपाही थे, जब इन्हें भी ये बात पता चली, इन्होंने कहा हम भी नहीं यूज करेंगे। तो भैया क्योंकि ये बहुत सारे सिपाही थे, अंग्रेजों ने इनको मारा तो नहीं, लेकिन इन सबको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, सजा दे दी इनको। अब जब इनको 9 मई को इनको सजा दी गई, तो भैया बाकी के जो सिपाही थे अब उनसे रहा नहीं गया। अब उन्होंने कहा भैया बहुत हो गया, अब जो होगा देखी जाएगी। बाकी के सिपाहियों ने क्या करा, 10 मई 9 मई की रात में ही 10 मई को जैसी 12 बजे सारे जेल वेल तोड़ दिए, सारे अंग्रेजों को मार दिया और अपने सारे भाइयों को छुड़वा दिया। और छुड़वा के क्या किया, निकल पड़े दिल्ली की ओर। चलो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में कौन है, दिल्ली में बैठे हैं बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल लास्ट एम्परर थे। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों के आने से पहले हम पे मुगल रूल कर रहे थे, वो बेटर था, तो एक काम करते हैं अंग्रेजों को मारो लात, इनको भगाओ और वापस से मुगल को लाओ। तो इसीलिए जा पड़े किसके पास, बहादुर शाह जफर के पास। अब बहादुर शाह जफर वाज अ रिलक्टेंट लीडर। भैया वो चाहते नहीं थे इनका सपोर्ट करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों को पता चल गया तो बहुत मारेंगे, इनको पीटेंगे पकड़ पकड़ के। लेकिन फिर क्या करें, इन्होंने जितने सोल्जर्स थे ये लाल किला पे इकट्ठे हो गए। इन्होंने जोश दिया नहीं नहीं आप हमारे राजा हैं, आप हमारे राजा हैं। बेचारे राजा जी मान गए, इन्होंने लेटर लिखना शुरू किया। बहादुर शाह जफर ने आसपास के जितने राज्य थे सब में राजाओं को लेटर लिखा कि हम मिलकर इन अंग्रेजों को बाहर भगा देंगे। और ये लेटर सुन के सारे लोग जोश में खड़े हो गए। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है, पूरे एरिया में विद्रोह शुरू हो जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर देखो, दिल्ली आपको पता है दिल्ली में पहुंच चुके थे, सब लोग दिल्ली पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली के आसपास के रीजन्स में भी बहुत भयंकर हमें क्या देखने को मिला, अप हेवल। देखो नाना साहब वही जिन्होंने पहले कहा था मुझे पेंशन दे दो, ये कानपुर के थे। इन्होंने कहा अच्छा अब आ गया ना मौका। अब इन्होंने क्या करा, जितने अंग्रेज थे वहां पे सबको मारा और घोषित कर दिया कि अब मैं नाना साहब जो हूं, मैं कौन हूं, अब मैं यहां का पेशवा हूं और मेरा ऊपर जो राजा है वो है बहादुर शाह जफर। इसने मान लिया। बिरजिस कादर और बेगम हजरत महल कौन है बेटा, ये समझो, जो वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे जिनको हटा दिया था 1856 में, ये उनके बेटे हैं बिरजिस कादर, और उनकी वाइफ वाजिद अली शाह की वाइफ है बेगम हजरत महल। इन दोनों ने मिलके लखनऊ को लीड करा खतरनाक तरीके से। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने ऑफकोर्स बात करी थी कि मेरे बेटे को राजा बना, तो इनको भी बहुत गुस्सा था, तो इन्होंने झांसी से लड़ाई लड़ी और इनको तो भैया बेस्ट MVP माना जाता है इस फाइट का। ठीक है, दिल्ली में अगर आप देखें तो जो लीडर बढ़िया निकल के आया, तो बख्त खान जो थे बरेली के थे, हम भी बरेली के हैं, तो बख्त खान जो थे बरेली के बहुत शानदार लीडर बन के आए। अहमदुल्ला शाह मौलवी थे और ये फैजाबाद से लीड कर रहे थे बहुत सारे लोगों को। कुंवर सिंह एक जमींदार थे, कहां के, बिहार से, ये बहुत दिन तक, महीनों तक ये लड़ाई लड़ते रहे। रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, मंडल रीजन में ये भी लड़ाई लड़ रही थी। तो ऐसे आप देख रहे हो पूरे भारत में अलग अलग जगह लड़ाइयां चल रही थी इसी के खिलाफ। अब देखो द कंपनी फाइट बैक। अब क्या आपको क्या लगता है, कंपनी कुछ नहीं करेगी? कंपनी बिल्कुल करेगी। सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 को सप्रेस करने के लिए विदेश से, इंग्लैंड से आर्मी बुलाई। अब आर्मी आ गई शानदार। आर्मी के आते ही सबसे पहले सितंबर में, मई में शुरू हुआ था,
मई से लेकर सितंबर में जाके आखिरकार दिल्ली को रिकैप्चर किया गया। दिल्ली को रिकैप्चर करते ही बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को भेज दिया जेल में, और जेल में जाके उनके जो लास्ट कुछ साल है वो बहुत ही खराब रहे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ की बात करें तो एक साल बाद मार्च 1858 में फाइनली लखनऊ को कैप्चर किया गया, और लखनऊ के बाद रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई इन दोनों को मार दिया गया इसी साल में। तात्या टोपे खिलाड़ी आदमी थे, ये जाके जंगलों में छुप गए और जंगलों से गरिल्ला वॉरफेयर करते रहे। 2 साल तक इन्होंने नाक में दम कर दिया अंग्रेजों के। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा इतना बड़ा रिवोल्ट वीक हो गया, है ना, डिफीट हो गए, क्योंकि सारे लोग एक एक करके हारने लगे। और ब्रिटिशर्स ने चालाकी क्या करी, लोगों की लॉयल्टी जीतने के लिए उनको लालच देना शुरू किया कि आप बस कह दो कि हम वी आर सॉरी और हम आपको माफ कर देंगे, कोई सजा नहीं देंगे, और बदले में आपको जमीन आपकी वापस कर देंगे। ऐसे ऐसे लालच दिए तो लोग मान गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर मैथ, इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है? अंग्रेज अगर इंग्लैंड से उन्होंने फोर्स भेजी तो क्या उसके लिए कुछ उन्हें हजाना नहीं भुगतना पड़ा? इस साल भारत के इतिहास में और इंग्लैंड के भी इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। वो बदलाव ये था कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल कर रही थी, अब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा आर्मी आई थी वो आर्मी भेजी थी रानी ने, और रानी ने बदले में मांगा कि अब ये जो ब्रिटिश क्राउन है, ये ब्रिटिश क्राउन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ले लेगा, अब हम इंग्लैंड के अंडर में आएंगे, नाउ वी आर नो मोर अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद कुछ चेंजेस आए। देखो भैया, मुस्लिम्स जो थे उनको बुरी तरह ट्रीट किया जाने लगा, क्योंकि मुस्लिम इंडिया में बहुत टाइम से रूल कर रहे थे, तो इन्हें लगा कि ये मुस्लिम्स ही वापस अपना रूल ना ले आए, इसलिए इनको बुरी तरह ट्रीट करा जाने लगा। अंग्रेज जो थे अब उन्होंने क्या कहा, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सब्सिडरी अलायंस बंद, अब हम किसी भी और स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे, नहीं कैप्चर करेंगे, हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। इंडियन रूलिंग चीफ को अश्योर किया गया कि अब से हम आपको खुश रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम केवल गरीबों को परेशान करेंगे, आप तो राजा महाराजा, आपको हम खुश रखेंगे। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया कि भैया अब इंडियन सोल्जर्स और यूरोपियन सोल्जर्स बराबर, इंडियन ज्यादा रखे तो भैया बाद में कभी पीट दिए जाएंगे, और लैंडलॉर्ड और जमींदार को भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। बेसिकली इन्होंने क्या करा कि भैया अब जो अमीर लोग हैं उनको खुश रखना है, गरीबों को दुखी करो, ये इनको समझ में आ गया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, फटाफट 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले डिमांड क्या थी रानी लक्ष्मीबाई की? बहुत सिंपल डिमांड थी कि उनके जो अडॉप्टेड सन थे उनको किंग बना दिया जाए, वेरी इजी। दूसरा, ब्रिटिश ने ऐसा क्या करा जिससे वो लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में उनको प्रोटेक्ट कर सकें? उन्होंने नया लॉ पास कर दिया था, याद है, जिससे एंसेस्ट्रल जमीन लेना आसान हो गया था। तीसरा, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे सिपॉइस के? ऑब्जेक्शन क्या थे नई गन को यूज करने में? भैया कि उस पे पिग और काऊ की फैट से ग्रीस करी जाती थी और उन्हें दांत से वो क्या था, कार्ट्रिज हटाना पड़ता था। और चौथा कि भैया लास्ट मुगल एम्परर ने अपने जीवन का आखिरी साल कैसे जिया? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर। और भैया टेरिबली जिया, बहुत खराब तरीके से जिया, क्योंकि वो जेल में थे। समझ में आया? और इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर मात्र कुछ मिनटों के अंदर रिवाइज कर दिया है। मजा आया हो तो कमेंट में लिख देना मजा आया। अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।